अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैंने अपने जो इंडियन सब्सक्राइबर हैं उनका भी गिला दूर कर दिया है। वो हमेशा बोलते थे कि सर आप अस्सलामुअलैकुम बोलते हैं, लेकिन आप कभी हमें भी जो है ना वो फोकस करके बोल दिया करें सत श्री अकाल या नमस्कार। तो आज उनका गिला जो है ना वो मैंने दूर कर दिया है। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो व्लॉग है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोलैंड के अंदर 2025 में जो वीज़ा अपडेट्स हुई हैं वो क्या है और उनमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र अब रखना है, क्या क्या चेंजिंग्स उन्होंने की हैं। तो आज के व्लॉग में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीज़ा से रिलेटेड, वर्क वीज़ा से रिलेटेड, विज़िट वीज़ा से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, यूरोप के अंदर या कनाडा, अमेरिका, यूके, जिससे भी रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारी अपलोड होती है तो वो सबसे पहले उन तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जी, पोलैंड ने 2025 में अपने वीज़ा के अंदर कुछ चेंजिंग्स की हैं। वो चेंजिंग्स क्या क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं अब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो चेंजिंग हुई है वो ये है कि उन्होंने जो वेजिस रेट है ना वो चेंज कर दी है। आपकी जो पे रेट होता है, आपका पर घंटा पे रेट, आपका मंथली जो है उसका थ्रेशोल्ड जो है ना वो उन्होंने चेंज कर दिया है 2025 में। अब जो भी यहाँ पे वर्क वीज़े पे आएगा या वर्क यहाँ पे कोई भी, चाहे स्टूडेंट पार्ट टाइम वर्क कर रहा है या कोई वर्क वीज़े पे बंदा आया हुआ है या एज ए डिपेंडेंट आप आए हुए हैं यहाँ पे पोलैंड में, तो आपको जो पे रेट मिलेगा ना पर घंटा वो होगा 30.50 ज़्लॉटी। ठीक है, 30.50 जो है ना वो ज़्लॉटी आपको पर घंटा पे रेट मिलेगा और आपको मंथली जो है ना वो 4,666 जो है ना वो ज़्लॉटी आपको पर मंथली आपकी वेज होगी। वो उन्होंने थ्रेश होल्ड रखा है। अब इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप वर्क करने लगे हैं, तो आपने सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि जब आप टीआरसी अप्लाई करेंगे, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपने अपने इस पे रेट को जो है ना वो माइंड में ज़रूर रखना है। आया कि आपका ये पे रेट आपकी जो पर मंथ की जो रिहाइश है, जो आपका खर्चा है, उसके साथ मुताबिकत रखता है या नहीं रखता है, मैच करता है या नहीं करता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे उन्होंने जो रेजिडेंस जो थ्रेशोल्ड रखा है ना रेंट का, वो ये रखा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, ठीक है, किसी के डिपेंडेंट नहीं है आप, तो वो 1010 ज़्लॉटी है। अगर आपके साथ डिपेंडेंट है, आपकी वाइफ है या बच्चा है, कोई भी है, तो वो 823 ज़्लॉटी वो है उन्होंने रखा हुआ है। तो ये माइंड में रखना है आपने। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप वर्क वीज़े पे यहाँ पे आ रहे हैं पोलैंड में, तो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन होता है कि हम आपको जो है ना वो 2000 ज़्लॉटी पर मंथ पे करेंगे और आपको पर घंटा हम 10 ज़्लॉटी या 12 ज़्लॉटी देंगे। तो फिर आप देखेंगे तो ये तो कानून के ख़िलाफ़ है। ये तो जिन्होंने लॉ बनाया है, जिन्होंने लॉ अब इशू किए है, जो बन चुका है 2025 में, ये इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि उन्होंने तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको मिनिमम जो वेज मिलेगी वो 30.50 ज़्लॉटी मिलेगी और आपको ये ऑफ़र करने जा रहे हैं 15 ज़्लॉटी या 12 ज़्लॉटी या 10 ज़्लॉटी। तो ये तो उस लॉ के ख़िलाफ़ है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जो वर्क वीज़ा इशू किया जा रहा है, जो आपको वर्क परमिट इशू कर रही है कंपनी, वो तो या तो आपके साथ स्कैम कर रही है या आपको कम ज़्लॉटी जो है ना वो दे रही है और बाकी सारे पैसे अपने अकाउंट में रख रही है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये पोलिश गवर्नमेंट ने अपना तमाम सिस्टम जो है ना वो डिजिटलाइज कर दिया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। पहले ये होता था कि कोई कंपनी जब लेबर डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करती थी कि हमें जी इतने जो है ना वो वर्कर्स चाहिए, तो वो कहते थे कि जी आप शेंजन कंट्री से, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, इनसे जो है ना वो आप अपनी लेबर पूरी करें, अपने वर्कर्स पूरे करें। तो वो कहते थे कि हमें इन कंट्रीज से जो है ना रिक्वायर्ड लेबर्स नहीं मिल रहे, रिक्वायर्ड स्किल्ड जो है ना लेबर वो हमें मैसर नहीं है, दस्तयाब नहीं है, यहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं है। तो हम आउट ऑफ शेंजन कंट्रीज से जो है ना वो लेबर मंगवाना चाहते हैं।
तो फिर वो उसका अप्रूवल देते थे, 5 का अप्रूवल दे देते थे। वो चाहते थे, कंपनी अगर अप्लाई करती थी कि हमें 20 चाहिए तो वो 5 का या 7 का अप्रूवल दे देते थे। अब जो 5 या 7 का अप्रूवल मिलता था ना, उस अप्रूवल की कॉपियाँ करवा लेते थे, 20-20, 40-40, 200-200 कॉपियाँ करवा के वो जनाब दुबई के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भेज देते थे। अपने जो ऑफिस इनके होते थे, दफ्तर वगैरह, उनको भेज देते थे। तो ये बहुत से लोगों को भर्ती कर लेते थे। अब लोग 20-20, 40-40 लाख रुपया, 60-60 लाख रुपया इतने एजेंटों को दे के बैठ जाते थे। अब क्या होता था कि उनमें से 4 या 5 को जो है ना वो वर्क वीज़े इशू हो जाते थे। बाकी तमाम को कह देते थे कि जी आपका जो है ना वो मसला आ गया, डॉक्यूमेंट्स में ये मसला आ गया, वो आ गया, इतना आपका खर्चा आ गया, 5 लाख या 10 लाख आपका खर्चा आ गया, बाकी जो पैसे ना उनको वापस दे देते थे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है डन बेस वीज़ा की, तो इसका लिंक जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो डन बेस वीज़ा देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से ये सब चीज़ बताई है। तो इस तरह उन्होंने वो 5 जो वर्क वीज़ा उनको मिलते होते थे, उनकी वो 200 कॉपियाँ करवा के मुख्तलिफ लोगों को बांट देते थे और उनसे पैसे ले लेते थे। और डेफिनेटली वो वर्क वीज़ा जो होता था वो भी जेन्युइन होता था, कोई उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो सादा लोग होते थे, जो आम लोग होते थे, वो इनके चंगुल में आ जाते थे और पैसे दे देते थे। इस तरह उनके 5 या 10 लाख रुपया जो है ना ज़ाया हो जाते थे और टाइम ऊपर से ऐसा ज़ाया होता था। तो इस तरह जो है ना वो अब गवर्नमेंट ने जो है ना इस चीज़ को ख़त्म कर दी है। अब क्या उन्होंने किया है कि उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है कि जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसके क्वालिफी वहाँ पे शो होंगे। अगर 5 वैकेंसी पे 5 बंदों ने अप्लाई कर दिया है तो उसके अलावा और उस वैकेंसी पे और बंदे अप्लाई नहीं कर सकते थे जब तक उनमें से कोई रिजेक्ट नहीं होता। 4-5 जो जिन्होंने 5 अगर वीज़े हैं तो 5 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 5 में से एक की अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो उसके अलावा एक और बंदे को, वो जो क्यू में होता है, उसको दिया जाएगा। तो इस तरह उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया। अब इस तरह ये जो स्कैम होते थे ना, ये लोगों के जो पैसे ज़ाया होते थे वो अब ख़त्म हो गए, बंद हो गए हैं। इसके अलावा अब सपोज़ के जिन लोगों को वर्क वीज़े इशू होते थे वो लोग यहाँ पे पोलैंड में आते थे, जिस कंपनी के ज़रिए उनको वर्क वीज़े इशू है वो यहाँ पे पोलैंड में आते थे। तो यहाँ पे जब उनको टीआरसी मिल जाती थी ना, जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता था वो मिल जाता था, तो चुप करके पोलैंड से जो है ना वो आगे यूरोप को निकल जाते थे। कोई जर्मनी चला गया, कोई बेल्जियम चला गया, कोई फ्रांस चला गया, ठीक है, यहाँ पे निकल आते थे। तो गवर्नमेंट ने जब ये सोचा कि यहाँ पे जैसे इनको टीआरसी मिलती है ये आगे निकल जाते हैं, इस तरह तो ना वर्कर पूरे हो रहे हैं और साथ में जो है ना वो हमारी लेबर भी पूरी नहीं हो रही है और वक्त भी जो है ना हमारा ज़ाया हुआ है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कंपनी के ऊपर जो है ना वो आप करने के चार्जेस उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि जिस कंपनी का वर्कर है उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंट्री में जाएगा, किसी और कंट्री में जाके जॉब तलाश करेगा, जब उसके पास टीआरसी होगी उस कंपनी को 3000 ज़्लॉटी से लेकर 50,000 ज़्लॉटी तक जुर्माना होगा। इसलिए जितनी भी कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही हैं अब, और कोशिश कर रही हैं कि वो शेंजन कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री से जो है ना वो कोई भी वर्कर ना बुलाएं, क्योंकि वर्कर्स ने यहाँ पे आके हैंकी पैंकी की है, यहाँ पे बदमाशी की है। यहाँ पे आके वो कंपनी किसी कंपनी से वर्क वीज़ा लेकर जब यहाँ पे आती हैं और फिर अपनी टीआरसी अप्लाई करती हैं, टीआरसी उनको 5 से 8 मंथ जब लग जाते हैं तो टीआरसी जैसे ही कार्ड मिलता होता है तो फिर उनको वो एलिजिबल हो जाते हैं यूरोप के किसी कंट्री में जाने के लिए बगैर वीज़े के। तो वो निकल जाते थे और वहाँ पे दूसरे कंट्री में जाके वो अपनी जॉब वगैरह इलीगल करनी शुरू कर देते थे, क्योंकि उनको 5 साल के लिए या 3 साल के लिए टीआरसी के बेस पे वर्क रेजिडेंस परमिट मिल जाता था कि वो रह सकते हैं यूरोप में। तो वो स्कूल से इटली पहुंच के जनाब वहाँ पे काम करना शुरू कर देते थे और पोलैंड जो था ना वहाँ पे जो ना लेबर की शॉर्टेज हो जाती थी। इसलिए उन्होंने बहुत कड़ा कानून जो है ना वो सख्त कानून लागू करके उन्होंने कह दिया कि अगर कंपनी का कोई वर्कर कंपनी को छोड़ के भागेगा तो उस कंपनी को हम एक तो नेक्स्ट टाइम कोई लेबर डिपार्टमेंट से वीज़ा इशू नहीं करेंगे, वर्क वीज़ा इशू नहीं करेंगे, और दूसरा जो है ना उस कंपनी के ऊपर हम 3000 से लेकर 50,000 ज़्लॉटी उस पर जुर्माना भी करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का कोई वर्कर जो है ना वो भर्ती ना कर सके, वो रिक्रूट ना कर सके। इसके अलावा अब पोलैंड में आप सब
दोस्तों को भी, सुनने वालों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा जो पोलैंड का बॉर्डर है वो जो है ना वो यूक्रेन से मिलता है। तो अब पोलैंड में बहुत ज़्यादा यूक्रेनियन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा यूक्रेनियन इमिग्रेंट आ चुके हैं। तो अब पोलैंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को जो ना टैकल करने की कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीक़ा से ये जो इमिग्रेंट है ना, इनको यहाँ पे ही जॉब्स दी जाए, यहाँ पे ही सेटल करें। अब बाहर से जो है ना वो वर्क वीज़े जो है ना वो बहुत हद तक बंद हो चुके हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले यूक्रेनियंस को यहाँ पे सेटल करें, यहाँ पे उनको जॉब्स दें। अगर फिर भी कोई कंपनी हमें फोर्स करती है कि जी हमें वर्कर जो है ना यूक्रेनियन में से नहीं मिल रहा, तो हमें आउट ऑफ शेंजन हमें चाहिए, तो फिर वो बड़ी जांच पड़ताल के बाद जो है ना वो उनको वर्क वीज़े इशू करते हैं। पहले होता था कि जो भी कंपनी वर्क वीज़ा जो है ना इशू करती थी, अपने आप कर लें कि लेबर डिपार्टमेंट से कंपनी को वर्क वीज़े मिलते थे, कंपनी फिर वर्क वीज़े जो है ना वो आगे मुख्तलिफ वर्कर्स को देती थी, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से हैं। तो इनको जब वर्क वीज़े मिलते थे तो वो प्री वर्क वीज़ा होता था कि यहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर जब उसका अप्रूवल हो जाता था, उसका वीज़ा मिल जाता था, तो पोलैंड में आ जाता था वर्कर, तो फिर उसको जो था ना रेगुलर वीज़ा इशू किया जाता था। पहले प्री वर्क वीज़ा होता था, बाद में आके रेगुलर वर्क वीज़ा होता था। अब क्या होता है कि उन्होंने दरम्यान से ये प्री वर्क वीज़ा निकाल दी है। अब जिसको भी वर्क वीज़ा इशू होता है वो रेगुलर वर्क वीज़ा इशू होता है। तो ये उन्होंने थोड़ी सी आसानी कर दी है 2025 में आके कि जो भी वर्क वीज़ा इशू होगा नॉन शेंजन कंट्री के किसी भी आप वर्कर को, एशिया से हो चाहे अफ्रीका से हो, कहीं से भी हो, तो वो रेगुलर वीज़ा होगा, ठीक है। और उसकी मियाद 3 साल होगी या 5 साल होगी। तो ये एक उन्होंने अच्छा काम किया है।